दोस्तों आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी एक नागिन का बदला है। दोस्तों या ऐसा कह लीजिए एक सांप का बदला है। यह एक किसान और सांप दोनों की कहानी है। ऐसा कहा जाता है जो मनुष्य इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनता है उसके जीवन के सभी विकार दूर हो जाते हैं। वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता जो इंसान इस कहानी को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनता है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों सांप के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं और आपने सुना भी होगा और किसी फिल्म में देखा भी होगा कि सांप के पास मणि होती है और जिस सांप के पास मणि होती है उस सांप को इच्छाधारी सांप कहा जाता है। दोस्तों जो इच्छाधारी सांप होता है वो अनेक शक्तियों का मालिक होता है और इच्छाधारी सांप के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपनी इच्छा से कोई भी रूप बदल सकता है या कोई भी रूप धारण कर सकता है। चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक किसान रोज सुबह अपने खेतों में काम करने जाया करता था। एक दिन किसान अपने बैलों की मदद से अपने खेत को जोत रहा था। उस किसान को खेत जोतते जोतते सुबह से शाम हो जाती है और वह लगभग सारा खेत जोत देता है, लेकिन जहां हल नहीं पहुंच पाता खेत के कोने बच जाते हैं। जिसके बाद वह किसान एक फावड़ा लेकर खेत के कोने खोदने लगता है। खेत के 3 कोने खोदने के बाद चौथे कोने को देखता है तो उसे वहां एक दीमक की बांदी दिखाई देती है। बांबी देखने में ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो किसान ने सोचा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा, और वह जैसे ही उस बांबी को खोदता है तो वह बांबी खुद जाती है और किसान देखता है कि वहाँ एक सांप के 2 टुकड़े हो गए हैं जो उस दीमक की बांबी के अंदर था। यह सब देखकर किसान बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। किसान को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब किसान कटे हुए सांप के टुकड़ों को फावड़े की मदद से एक साइड करता है तो वह देखता है कि उस खुदी हुई बांबी के अंदर कोने में एक छोटा सा सांप का बच्चा और था। अब बच्चे को देखकर किसान और दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि यह सांप का बच्चा इसी सांप का है जो मेरी एक गलती से मर गया। अब इस सांप के बच्चे का लालन पोषण कौन करेगा? यह सोचने के बाद किसान एक प्रतिज्ञा लेता है और कहता है कि इस सांप के बच्चे के बाप का साया मेरी वजह से इसके सिर से उठ गया है, तो मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को अपने घर ले जाऊँगा और इसका लालन पोषण मैं अपने पुत्र की भांति करूँगा। और इसके बाद किसान इस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि यह सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरी वजह से मर गया है, और जो पाप मुझसे हुआ है उस पाप को कम करने के लिए मैं इस सांप के बच्चे को अपने साथ ले आया हूँ और अब इसका लालन पोषण हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। यह सब सुनकर किसान की पत्नी भी किसान की बात मान लेती है, क्योंकि किसान की पत्नी भी किसान की तरह ही भोली थी। दोस्तों उस किसान का भी एक पुत्र था जो अभी बहुत ही छोटा था। अब किसान की पत्नी कहती है कि इस सांप के बच्चे को हम अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करेंगे। जितना प्रेम हम अपने पुत्र से करते हैं उतना ही प्रेम हम इस सांप के बच्चे से करेंगे। लेकिन किसान और किसान की पत्नी दोनों ही एक खतरे से अनजान थे। जिस समय किसान के हाथों वह सांप मारा गया था उस समय बांबी में सांप और सांप का बच्चा ही था। जब किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है उसके बाद वहां नागिन पहुंचती है और देखती है कि उसकी बांबी खुदी हुई पड़ी है और उसका पति सांप 2 टुकड़ों में कटा पड़ा है और वहीं बांबी के पास मरा पड़ा है। यह सब देखकर नागिन बहुत दुखी होती है और चिल्लाती है और रोने लगती है और विलाप करने लगती है। लेकिन दोस्तों अब कुछ नहीं होने वाला था। अब वह उसी समय बांबी में घुसती है और अंदर अपने बच्चे को तलाश करने लगती है। लेकिन दोस्तों सब जगह तलाश करने के बाद भी उसको उसका बच्चा कहीं नहीं दिखाई देता। अब वह नागिन अपने बच्चे को वहां ना पाकर बहुत दुखी होती है, रोती है और चिल्लाती है, क्योंकि अब नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मर गया था, दूसरा उसका बच्चा भी नहीं मिल रहा था। अब वह नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है शायद उसने मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यह सब सोचकर वह नागिन रोती हुई बोलती है
क्योंकि ना तो उसका पति जिंदा होता है और ना ही उसको उसका बच्चा मिल रहा होता है। तो दोस्तों अब नागिन अपने पति की लाश के पास जाकर प्रतिज्ञा लेती है और प्रतिज्ञा इस प्रकार होती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है, मैं उसके वंश को खत्म कर दूंगी और मैं उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। अब वह नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र की हत्या किसने की है। अब दूसरे दिन किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को फावड़े से खोदने लगता है। किसान उसी फावड़े से जमीन को खोदने लगता है जिस फावड़े से सांप की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उस फावड़े पर सांप का खून लगा हुआ था और नागिन भी अपने पति की लाश के पास बैठकर रो रही थी। किसान को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उस बांबी में कोई नागिन भी रहती थी। किसान पूरी मेहनत से अपने खेत की जमीन खोद रहा था, तभी उस नागिन की नज़र उस फावड़े पर चली जाती है और वह देखती है कि फावड़े पर खून लगा हुआ है। फावड़े पर खून लगा देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही व्यक्ति है जिसने मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है। अब नागिन को यह पता चल जाता है कि उसके पति और पुत्र की हत्या किसने की है और कौन उनका कातिल है। अब नागिन किसान को मारने के लिए चलती है, लेकिन वह बीच में रुक जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैंने इसी वक्त इस किसान को डस लिया तो यह यहीं पर मर जाएगा और मुझको इसके परिवार के बारे में पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों वह सोचती है कि वह उस किसान के पीछे पीछे जाएगी और उसके घर के बारे में पता लगाएगी और वो कहाँ रहता है और उसके घर में कौन कौन है, ताकि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। और वह नागिन सोचने लगती है ताकि मैं सबको एक एक करके मृत्यु के घाट उतार सकूं। इस प्रकार की योजना वह नागिन बना लेती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है वह किसान अपना काम बंद करके अपने घर की ओर रवाना हो जाता है, अपने घर की ओर जाने लगता है। तो वह नागिन उसके पीछे पीछे चलने लगती है। दोस्तों जैसे ही किसान अपने घर के अंदर जाता है तो नागिन भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान जैसे ही अपने घर के अंदर चला जाता है तो किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर घुसने की जगह तलाश करने लगती है, लेकिन उसको कहीं भी अंदर जाने की जगह नहीं मिलती। किसान के घर के बाहर जो किसान ने पशुओं के लिए चारा इकट्ठा किया था, नागिन उसमें छिपकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि किसान जब भी दरवाज़ा खोलेगा वह उसके घर के अंदर घुस जाएगी। दोस्तों कुछ देर बाद किसान की पत्नी दरवाज़ा खोल देती है और कुछ समय के लिए वह घर से बाहर चली जाती है। दोस्तों इसी बात का फ़ायदा उठाकर नागिन घर के अंदर घुस जाती है। जैसे ही नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो वहाँ किसान का पुत्र नागिन को नजर आता है जो अभी पालने में लेटा हुआ था। नागिन उसको देखते ही सोचने लगती है क्यों ना मैं सबसे पहले किसान के बेटे को ही मार डालूं, ताकि किसान को यह पता चल सके कि पुत्र के मरने के बाद पुत्र का वियोग कैसा होता है। यह सोचते हुए नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ चल देती है और पालने में चढ़कर किसान के पुत्र को डस लेती है। किसान के पुत्र को डसने के बाद जैसे ही नागिन घर से बाहर निकलती है तो किसान की नज़र उस नागिन पर पड़ जाती है और वह देखता है कि कोई सांप उसके घर से बाहर निकल रहा है। इसके बाद वह किसान सोचता है कि कहीं यह उस सांप की नागिन तो नहीं जिसकी मेरे हाथों से हत्या हो गई थी। और सबसे पहले वह किसान अपने पुत्र को जाकर देखता है कहीं नागिन ने उसके पुत्र को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, क्योंकि नागिन को घर से बाहर जाता देख किसान बहुत घबरा गया था। किसान अपने पुत्र के पालने की ओर चलने लगता है, तभी किसान की पत्नी वहां आ जाती है और वह भी उस नागिन को घर से बाहर निकलता देख लेती है। और नागिन को बाहर निकलता देख किसान की पत्नी अपने पुत्र के पालने की ओर भागने लगती है और दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही वह अपने पुत्र के पालने के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। अब किसान और किसान की पत्नी अपने पुत्र को गोद में उठाकर इधर उधर भागने लगते हैं और लोगों से पूछने लगते हैं कि मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है, कृपया करके कोई ऐसा वैद्य बताइए जो इसका उपचार कर सके। लेकिन दोस्तों रात होने के कारण उनको कोई राज वैद्य नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों उस जमाने में ना तो हॉस्पिटल हुआ करते थे और ना ही कोई चिकित्सक उपचार हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ वैद्य उपचार किया करते थे जंगल की जड़ी बूटियों से। जैसे जैसे देर होती रहती है वैसे वैसे किसान के पुत्र को जहर चढ़ने लगता है और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगते हैं
उसकी आंखें नीली पड़ जाती है और उसका शरीर भी पूरा बदन नीला पड़ जाता है। अधिक समय होने के कारण और कोई उपचार न मिलने के कारण किसान का पुत्र दम तोड़ देता है और वह किसान की गोद में ही मर जाता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन अब समय निकल गया था और किसान का पुत्र मर गया था। अंत में दोस्तों किसान अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर देता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर सोचता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया। उसने अपने पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र मानूंगा और उसी के सहारे अपना पूरा जीवन काट दूंगा, क्योंकि नागिन का पुत्र जो हमारे पास है उसे हम अपने पुत्र की भांति ही प्यार करेंगे और उसका लालन पोषण करेंगे। इसके बाद दोस्तों किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसको खूब प्यार करती है और उसकी खूब अच्छे से देखभाल करते हैं और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उसका खूब ख्याल रखते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय बीत जाने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है। इस बार नागिन अपने मन में सोच के आती है कि इस बार वह उस किसान को डसेगी जिसने मेरे पति की हत्या की है और मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उसको मार डालूंगी। यही सोचकर नागिन किसान के घर में घुस जाती है। नागिन किसान के घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी नज़र किसान और किसान की पत्नी पर पड़ती है और वह देखती है कि किसान और किसान की पत्नी सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और वह बड़े ही प्यार से पिला रहे हैं और वह पुत्र पुत्र कहकर उसको दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने बच्चे को पहचान लेती है और वह सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही बच्चे को इतने प्यार से दूध पिला रहे हैं और अपने पुत्र की भांति ही इसको प्यार कर रहे हैं। यह देखकर नागिन आश्चर्यचकित रह जाती है और वह अपने मन में पश्चाताप करने लगती है और ये सोचने लगती है कि मैं इस घर में बदले की भावना से आई थी। मैंने तो यह प्रतिज्ञा ली थी कि इस किसान के सारे परिवार को ख़त्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं और उसका लालन पोषण कर रहे हैं। यह सब देखकर नागिन रोने लगती है और अपनी आंखों से आंसू बहाती है और अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा होती है। इसके बाद दोस्तों नागिन किसान के घर से बाहर चली जाती है और वह अपने पति के मृतक शरीर के पास जाकर कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। हो सकता है किसान से जाने अनजाने में आपकी हत्या हो गई हो सकता है वह एक हादसा हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मार डाला है। इसी बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। दोस्तों अब वह नागिन अपने पति को यह सब कुछ बताते हुए बहुत ही पश्चाताप करती है और रोती है। इसके बाद 2-4 दिन बीतने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में जाती है। इस बार वह यह सोचकर जाती है कि किसान और किसान की पत्नी क्या सच में मेरे पुत्र को प्रेम करते हैं या कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे। हो सकता है उन्होंने मुझे आते देख लिया हो और मुझे दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। और वह घर के अंदर चली जाती है तो देखती है कि किसान और किसान की पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, अब हमारा तो कोई पुत्र नहीं, हमारा एक ही पुत्र था जो भगवान को प्यारा हो गया है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ यह नागिन का बच्चा है। अब यह हमारा सहारा है, अब यह हमारा पुत्र है और इसी के सहारे अब हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है और नागिन को पूरा विश्वास हो जाता है। किसान और किसान की पत्नी उसके पुत्र को बेइंतहा प्यार करते हैं और अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करते हैं। दोस्तों वह नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को किसान से छीन लिया है। और नागिन इसका पश्चाताप करने के लिए शिवजी भगवान के मंदिर चली जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के प्रिय भक्त होते हैं। अगर नाग और नागिन भोलेनाथ से दिल से कुछ मांगते हैं तो देवों के देव महादेव उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों अब नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है और भोलेनाथ की सेवा करनी शुरू कर देती है। वह भोलेनाथ से बार बार सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र की हत्या कर दी है और अब मैं यह चाहती हूँ कि उस किसान को किसी ना किसी तरीके से एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों उस नागिन की पुकार भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद एक पंडित और पंडितायन दोनों दौड़ते हुए और हाँफते हुए किसान के घर आते हैं और किसान से कहते हैं
कि किसान भाई हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वह हमको मार डालेंगे और हमारे पुत्र को भी मार डालेंगे, इसलिए हम यह चाहते हैं किसी भी तरह करके आप हमारे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। आप कुछ देर के लिए हमारे पुत्र को अपने पास रख लीजिए। जैसे ही गुंडे हमारा पीछा छोड़ देंगे हम अपने पुत्र को ले जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में देकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद किसान और किसान की पत्नी उस बच्चे को लेकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब अगले दिन किसान अपने खेत में काम करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि वही पंडित और पंडितायन खेतों में मरे पड़े हैं। यह देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस पंडित और पंडितायन ने हमें अपना पुत्र दिया था उनकी लाश तो मेरी आंखों के सामने पड़ी है। अब किसान उन दोनों की लाशों को उठाकर उनका अंतिम संस्कार कर देता है। इसके बाद किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडितायन के पुत्र की जिम्मेदारी उठाते हैं और उसका लालन पोषण करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से नागिन किसान के घर में आती है और वह देखती है कि किसान अपने दोनों पुत्र को खिला रहा है, यानी किसान नागिन के बच्चे को भी खिला रहा है और पंडित के बच्चे को भी खिला रहा है। अब नागिन यह नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविक और धर्मात्मा आदमी है और एक पुण्य आत्मा है। यह सोचकर नागिन वहां से लौटने लगती है, लेकिन फिर नागिन के दिमाग में एक ख्याल आता है, अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें कि उस नागिन के पास एक मणि थी। अब वह नागिन किसान के पास जाती है और एक औरत का रूप धारण कर लेती है और औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान मैं आज तुम्हें एक चीज देने आई हूँ, इस चीज को तुम कभी किसी को मत देना और हमेशा इसको अपने घर पर रखना और अपने पास रखना। कभी कोई अगर इसे मांगे तो कभी किसी को मत देना। इतना कहकर वह अपनी नागमणि किसान को दे देती है। नागमणि देने के बाद वह औरत के रूप से फिर से एक बार से नागिन बन जाती है। अब किसान समझ जाता है कि यह वही नागिन है और वह अपने पुत्र को सहलाती है और अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है कि हे किसान मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना क्योंकि हो सकता है कि ये जाने अनजाने में आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। मेरा पुत्र अब स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है क्योंकि यह अब बड़ा हो गया है। अगर यह कभी किसी को गलती से डस लेता है तो जो नागमणि मैंने आपको दी है इस नागमणि को आप उस स्थान पर लगा देना जिस स्थान पर इसने डस रखा है। तुरंत ही नागमणि उसका सारा जहर अपने अंदर सोख लेगी और वह व्यक्ति फिर से एकदम से स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों यह कहकर नागिन किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के मृतक शरीर के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। इसके बाद किसान नाग और नागिन का भी दाह संस्कार कर देता है। इसके बाद किसान का परिवार संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद किसान नागिन के पुत्र को और पंडित के पुत्र को अपना पुत्र मानकर पालने लगता है। दोस्तों कुछ समय बाद वह नाग भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लग जाता है। उसकी पूजा से खुश होकर भोलेनाथ उसको भी एक मणि वरदान स्वरूप दे देते हैं। अब वह नागिन का बच्चा भी अपना रूप बदल सकता था, इसलिए वह दिन में इंसान के रूप में अपने माता पिता के साथ रहता है और रात को सांप बन जाता है। नागमणि होने के कारण किसान के घर में भी अब किसी चीज की कमी नहीं रही और वह किसान गरीबों की मदद करने लगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञान